नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने देश को खुशखबरी के दिए संकेत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी से कोरोना वैक्सीन संभव है, किसी भी हफ्ते से टीकाकरण हो सकता है। सरकार ने 5 कैटेगरी बनाई है। पहले नंबर पर स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे नंबर पर बुजुर्ग। दुनिया में कोरोना के 7,71,67,000 से ज्यादा संक्रमित केस हैं। 2,13,81,556 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 16,99,498 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1,62,67,569 कोरोना केसेस संक्रमित पाए गए हैं। 73,20,628 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। 3,24,000 से ज्यादा मरीजों की हुई है मौत। देश में 24,589 नए केसेस आए सामने। 3 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज। 24 घंटे में सामने आए 330 मरीजों की मौत, तो वहीं 25,000 से ज्यादा रिकवरी केसेस। महाराष्ट्र में 3,811 नए कोरोना केस मिले। 18,96,518 कुल कोरोना संक्रमित पाए गए। 62,743 एक्टिव कोरोना केस। 24 घंटे में 98 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में 1,194 नए कोरोना केसेस आए सामने। 9 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित का आंकड़ा, तो वहीं 14,497 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 438 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 8,78,723 कुल कोरोना संक्रमित मिले। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 6,17,000 से ज्यादा कुल कोरोना केसेस मिले हैं। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। एक दिन में सामने आई 26 कोरोना मरीजों की मौत। तो वहीं यूपी में 1,230 नए कोरोना केसेस मिले हैं। 5,74,631 कोरोना संक्रमित मिले। 17,245 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 978 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल 2,98,996 संक्रमित केस मिले हैं। 12,422 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहीं एक दिन में 9 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में 577 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 2,57,644 कोरोना मरीज मिले, तो वहीं 5,888 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान सभी प्रदर्शन स्थलों पर 21 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के किसान 25 से 27 दिसंबर तक टोल नहीं देंगे। रेवाड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान सरकार से खुश हैं। उन्होंने कहा कि नारनौल में किसानों को भीड़ ने यह बताया दिया है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। कृषि कानून के विरोध में 25 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। आज भूख हड़ताल कर दिखाएंगे आक्रोश। सरकार ने 40 संगठनों को बातचीत के लिए लिखी चिट्ठी, आपस में चर्चा कर तय करे तारीख। किसानों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान थाली पीटकर करेंगे विरोध। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के किसान नाकों पर नहीं देंगे टोल। किसानों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में समाजसेवी अन्ना हजारे प्रदर्शन करेंगे। 25 दिन से लगातार राजधानी की सीमाओं पर डटे हैं किसान। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस को घोटाले की सरकार कहा और 2G घोटाला, कोयला और जमीन घोटाले में कांग्रेस का हिस्सा था, यह भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विकास के नाम पर जब केंद्र से 1 रुपया चलता था तो प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था, लेकिन अब 1 रुपया प्रदेश को ही दिया जाता है। बीच में कोई कट नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि पहले पंच सरपंच बुजुर्गों की नगद पेंशन देते थे और मरे हुए लोगों की पेंशन तक डकार जाते थे, लेकिन अब बुजुर्गों की पेंशन और किसानों की फसल का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। नारनौल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान कृषि कानूनों का समर्थन करें। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और साथ ही अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेंदोला से लेकर नारनौल तक 4 लाइन रोड बनाने का आश्वासन भी दिया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल पर चल रहा आंदोलन किसान का नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों का है। आंदोलन उसी समय खत्म हो जाएगा, अब इसमें राजनीति निकल जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने एसवाईएल पानी के मुद्दे पर कहा कि नारनौल में मुख्यमंत्री की जनसभा की जा रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जिंद और रोहतक जैसे क्षेत्रों में भी रैली की जाए ताकि वहां का जो किसान पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में लगा है वो हमारे साथ आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के कब्जे की लड़ाई चल रही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने ताकि बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिले। जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां किसान हितैषी नहीं बल्कि सत्ता में रहते फसलों के आयात की नीति थी। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम ना करे। जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते दालों और खाद्य तेलों का आयात नहीं होता। हमारे किसानों को फसलों का बढ़िया दाम मिला। किरण चौधरी के प्रदेश में पानी के समान बंटवारा न करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को पानी बंटवारे की पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार में पानी का समान बंटवारा हुआ। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस इलाके में पहुंच रहे हैं, लोग उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास कराया उतना किसी ने नहीं कराया। विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 में चुनाव प्रचार करने के बाद वार्ड नंबर 15 पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म कराएंगे और साथ ही आईएमटी को लेकर भी उन्होंने वार्ड नंबर 15 के लोगों से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। शक्ति रानी शर्मा मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची और यहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं और वो लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा जब जंडाली इलाके में पहुंची तो वहां भी लोगों का उन्हें भारी जन समर्थन मिला। जंडाली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तो 9 साल की बच्ची माही ने उनका हाथ पकड़ लिया और माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि ना तो उसके गांव में स्कूल है और ना ही पार्क है। इसके अलावा माही ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वादा किया कि जंडली इलाके में स्कूल, पार्क और घर बनाकर दिया जाएगा, जिसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये विडंबना है कि जो इन लोगों का अधिकार है वो इन लोगों को तक नहीं पहुंच रहा है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रख रहे हैं। इस बात से मुझे खुशी है और जीत के बाद वो तमाम काम पूरे करेंगे। शक्ति रानी शर्मा जंडली इलाके के बाद नदी मोहल्ले इलाके में पहुंची और यहां उन्होंने मैराथन प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने यहां कहा कि मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद वो अंबाला निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगी। उन्होंने कहा कि निगम में अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी और साथ ही किसी भी काम के लिए अंबाला की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहां उन्होंने व्यापारियों से भी मुलाकात की और समर्थन की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के व्यापारियों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा।
नगर निगम चुनाव के लिए जारी प्रचार हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के लिए कार्तिकेय शर्मा अंबाला कपड़ा मार्केट में पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा व्यापारियों से वोट की अपील करते हुए मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को कपड़ा व्यापारियों का भारी समर्थन मिला और कपड़ा व्यापारियों ने कार्तिकेय शर्मा की माताजी शक्ति रानी शर्मा को अंबाला मेयर पद के लिए पहली पसंद बताया। तो वहीं कपड़ा व्यापारियों से बातचीत करते समय कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेयर का चुनाव जीतने के बाद उनकी माताजी नगर निगम से भ्रष्टाचार को दूर करेंगी और युवाओं के लिए नौकरियां देने का काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबाला वासियों की समस्याओं का समाधान 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। साथ ही अंबाला के विकास का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के वार्ड नंबर 12 में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 12 के एचजेपी के प्रत्याशी अमनदीप कौर और मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। अंबाला नगर निगम चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा जनचेतना पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। एचजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल के नेता ने समर्थन का ऐलान किया। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को लगातार लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के समर्थन के बाद नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की स्थिति और भी मजबूत दिखाई दे रही है। अंबाला निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी को लगातार भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 18 से सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की ओर से प्रचार में लगातार जनसंपर्क को आगे बढ़ाने वाले कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में पार्टी में शामिल हुए युवाओं ने प्रचार की कमान संभाली और सभी ने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट मांगे। यमुनानगर में फैसपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में खंडर में एक व्यक्ति का अस्त व्यस्त हालत में शव मिला है। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव के पास से पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ है। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कैथल में शुगर मिल के पास डंपर के साइड लगने से मोटरसाइकिल सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपति मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैथल आ रहे थे। शुगर मिल के पास डंपर की साइड चलने से मोटरसाइकिल सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। यमुनानगर की जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए जा रहे हैं। राजमिस्त्री एवं लीडर कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं और अभी 90 बंदियों को ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। जिले में रिहा होने से पहले इन बंदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके आधार पर वो बैंक लोन भी ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। घने कोहरे की सफेद चादर ने अंबाला में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो या फिर शहर के अंदरूनी इलाके, हर जगह वाहन या तो सड़क के किनारे खड़े मिल रहे हैं या फिर रेंग रेंग कर चल रहे हैं। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर के मदद लेकर अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। सैर पर निकले लोग अब चाय का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों की मांग है कि सरकार उनको उनके पद पर वापस रखे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 18 से 16 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति दी गई थी और इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहां ये टीचर केस हार गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया। भवानीखेड़ा में ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर में रोष प्रदर्शन किया गया। शहीद गुलाब सिंह पार्क के सामने दिव्यांगों ने हिसार लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। हल्का विधायक बिशंबर वाल्मीकि और सरकार के खिलाफ भी की गई जमकर नारेबाजी। मांगे जल्द पूरे नहीं होने पर 11 जनवरी को किया जाएगा राज्य स्तरीय प्रदर्शन। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बावजूद भी गरीबों को गेहूं के कोटे का गायब करने का गोरख धंधा लगातार जारी है, जबकि विभाग इसमें लिपापोती करता हुआ नजर आ रहा है।
यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में एक डिपो होल्डर टेम्पो में गेहूं लाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो कि खुले बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार था। नूंह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से तकरीबन 55,000 किसान अब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा कि पहली किस्त में ज्यादा से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया था। कुछ किसान यहां से दूसरे जिलों में रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के लिए करनाल किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोहना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, गांव नोनेरा के पूर्व सरपंच को लगी गोली, विवाद में 7 लोग घायल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर हमला बोलते हुए जनता का बीजेपी में शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि देश और दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी है। उनका कहना है कि जेजेपी ने बीजेपी के विरोध में अपने विधायक बनाए और सत्ता सुख भुगतने के लिए बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, जबकि उन्हें अपना समर्थन वापस देकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कोसी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कोसी विधानसभा और पुरखोत्मनपुर और गांव लिसान के विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक ने कहा कि पहले नहरों में किस क्षेत्र को 200 क्यूसेक पानी मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है और 16 दिन बाद पानी आ रहा है। गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी नेता नवीन गोयल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में सैकड़ों के लोगों ने शिरकत भी की है। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी नेता नवीन गोयल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो बलिदान दिया, आज उसी बलिदान के बदौलत धर्म के साथ युवाओं में जागृति आई है और साथ साथ समाज एक बेहतर विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा है। नवीन गोयल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने तमाम ऐसी कृतियों को समाज से दूर किया और अपने जीवन को समाज कल्याण और उत्थान में लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व को आज प्रेरणा के स्रोत में रूप में लोग आगे लेकर चल रहे हैं और विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में सन की कार चालक ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी को भी हताहत नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह मामला दो पक्षों के झगड़े का है, जिसमें एक पक्ष ने कुछ लोगों को घायल कर दिया तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर गाड़ी चलाने की कोशिश की है। जब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो गाड़ी चालक ने अस्पताल पर गाड़ी से हमला बोल दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंबाला में किसानों द्वारा समूचे शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को सरकार इस तरह अनदेखा न करे। तो वहीं करनाल में दहेज न मिलने की वजह से दूल्हे ने शादी करने को इनकार कर दिया और बारात लेकर नहीं पहुंचा। दहेज में दूल्हे ने क्रेटा कार मांगी थी। सिरसा के डीएसपी जगदीश जोशी ने गरीब बस्ती में पहुंचकर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और कुछ खेलने का सामान दिया। सबसे पहले डीएसपी जोशी ने बच्चों से गीत, भजन, कविताएं सुनी तो वहीं उन्होंने कहा कि ये समाज का वो हिस्सा है जो लोग समाज में समझते ही नहीं है। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी से बाइक सवार नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की गोली से एक दुकानदार भी घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दुकानदार को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज रोहतक पीजीआई में रेफर उसको कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर भारत में अधिकतर शीतलहर की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान में गिरावट के साथ साथ सर्दी का प्रकोप भी अब बढ़ने लगा है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ बीरभूम में बीजेपी नेता अमित शाह का भव्य मेगा शो। 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं 2 किलोमीटर तक भीड़ में लोग जय श्री राम के नारे का उद्घोष करते हुए नजर भी आए। बीरभूम में रोड शो के बीच अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि बंगाल में बदलाव की तड़प है। उन्होंने कहा कि ये भीड़ लोगों के बदलाव की तड़प दिखाई देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मौका दीजिए ये कहा है और हम 5 साल में सोनार बांग्ला बना देंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि ऐसा रोड शो जीवन में नहीं देखा। नए साल में बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह हर महीने में एक सप्ताह बंगाल में गुजारेंगे और चुनावी घटनाक्रम, प्रचार रणनीति, माहौल पर कड़ी नजर रखेंगे।